हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है इन कॉन्वर्सेशन प्रेजेंटेड बाय रिबॉर्न इंडिया फिल्म्स। आज हमारे साथ जो गेस्ट जुड़ी हुई हैं उन्हें कुछ आज के डेट में मुझे उन्हें पहचान देने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने अपनी पहचान खुद बनाई है। फिल्म्स, ओटीटी, वेब सीरीज़ हर जगह एक अलग किरदार निभा के उन्होंने अपना एक अलग ऑडियंस में अपने दिल में जगह बनाई है। आज हमारे साथ हैं मानवी जी। मानवी जी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग थैंक डे। यू, थैंक यू। तो मानवी जी, आपका सफ़र ओटीटी, फ़िल्म्स, इवन हम जब अपने स्कूल में थे तब हमने आपको देखा था ऐसे धूम मचाओ धूम में। तो ये सफ़र की शुरुआत कैसे हुई? तो मैं भी स्कूल में ही थी जब धूम मचाओ धूम हुआ था, तो हमारा उस टाइम वो लोग ना डिज़्नी का ये पहला इंडियन शो था जो डब नहीं था, मतलब वो ओरिजिनली ही ओरिजिनल इंडियन था। था। तो वो चाहते थे कि वो दिल्ली में शो होने वाला था, तो तो वो चाहते थे कि दिल्ली से एक्टर्स लें और वो स्कूल्स और कॉलेज वगैरह में जाके लोगों को बोलते थे कि प्लीज़ आओ ऑडिशन करो, सॉर्ट ऑफ अ थिंग। तो मेरा एक्टिंग से कोई लेना-देना तो था नहीं, बट आई यूज्ड टू डांस स्कूल वगैरह में। तो मुझे मेरी टीचर ने बोला कि तुम जाके यू शुड ट्राई फॉर दिस एंड आई वाज़ लाइक कि यार वो बट मैं एक्टिंग तो की नहीं हूँ कभी। तो मतलब स्कूल में हम वैसे बैड ड्रामा करके एक हमारा होता था, उसमें कभी-कभी किया था। तो देन शी सेड कि नहीं तुमने एक्टिंग नहीं की है बट तुम हो परफॉर्मर हो तुम तो आई थिंक यू शुड गो। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो मैं ऐसे ही चली गई फिर उसके लिए और वो हो गया, मतलब बस ऐसे बातों-बातों में टाइप्स। फिर उनका तब भी सही था सब, क्योंकि घर पे भी उनको था कि हाँ, दिल्ली में ही है, चल स्कूल के बाद चली जाएगी ये वो। फिर उन्होंने पायलट शूट किया, फिर पायलट जब एक्सेप्ट हुआ एंड देन दे डिसाइडेड कि अब हम शूट करेंगे, तब उन्होंने चेंज कर दिया कि बॉम्बे में करेंगे। तो फिर हुआ कि अरे मम्मी-पापा और ये वो, तो ये भी था कि करना है, नहीं करना, ऑल ऑफ दैट। फिर सोचा कि नहीं करते हैं, तो फिर मैं बॉम्बे आई, वो शूट किया, बहुत परमिशन वगैरह लेके स्कूल से, टीचर्स से, घर पे ये सब काफ़ी डिज़्नी वालों ने ही काफ़ी कुछ किया था। तो जैसे आपने साइकोलॉजी पढ़ी हुई है, जी। तो किसी कैरेक्टर को समझने के लिए क्या वो आपकी हेल्प करती है? और फिर ये एक्टिंग कब, वो साइकोलॉजी स्टूडेंट एक एक्टर कब बनी? वो उसके ध्यान में हाँ। कब आया कि मुझे एक एक्टर बनना है? नहीं, तो वो काफ़ी लेट आया एक्टर बनने वाला, क्योंकि वो जब धूम मचा धूम हो गया, उसके बाद जब आमरस फ़िल्म भी हो गई थी। जब आमरस फ़िल्म रिलीज़ हुई तो तब तक मैं कॉलेज मेरा ख़त्म होने वाला था एंड तब जब फ़िल्म रिलीज़ हुई तो उसके ना रिव्यूज़ में कहीं पे, मतलब फ़िल्म ने ज़्यादा कमर्शियली सक्सेसफुल नहीं थी, लेकिन रिव्यूज़ में हर जगह मेरा नाम था कि मानवी इज़ अ ग्रेट परफ़ॉर्मर, इसको मतलब शी इज़ समवन टू वॉच आउट फॉर और ये सब। और मुझे वहाँ दिल्ली में बैठ के विदाउट एनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंडस्ट्री मुझे लगा ओके, अगर लोग रिव्यूअर्स बोल रहे हैं तो मतलब मैं आई हैव अराइव्ड तो मुझे लगा कि अभी कॉलेज भी खत्म हो गया है तो क्या करना चाहिए। एनीवे वी वर डिस्कसिंग दैट कि अभी कॉलेज के बाद क्या करें, वो तो हमने सोचा। मैंने मम्मी पापा को बोला कि मैं यार ट्राई करना चाहती हूँ कि बॉम्बे जाके मैं अभी थोड़ा प्रॉपरली ऐसा इसको परस्यू करूँ एक्टिंग को, क्योंकि मुझे लग रहा था ऐसे बहुत सारे प्रोड्यूसर्स रेडी होंगे मुझे साइन करने के लिए। तो हाँ, दैट्स हाउ आई केम टू बॉम्बे टू बिकम एन एक्टर, प्रोफेशनल एक्टर। लेकिन साइकोलॉजी का जहाँ तक सवाल है, तो मुझे ये लगता है कि मेरे अंदर ऑलरेडी एक वो था क्यूरियोसिटी ह्यूमन बिहेवियर को लेके। ह्यूमन बिहेवियर की मतलब उसको समझने का, उसको अंडरस्टैंड करने का, उसको मतलब एक्सप्लोर करने का एक था कीड़ा ऑलरेडी, व्हिच इज़ व्हाई मैं घुसी साइकोलॉजी में इन द फर्स्ट प्लेस। आई थिंक इसलिए मैं उसकी तरफ आकर्षित हुई थी एंड और फिर हाँ, जैसा आपने बोला कि वो एक है, एक वो यूज़ किया जा सकता है एक्टिंग में भी, एक स्क्रिप्ट को लेके और कैरेक्टर को लेके। तो आपने कभी इस चीज़ को मतलब यूज़ किया है किसी कैरेक्टर को कि इस स्क्रिप्ट में ये आ गया, फिर मैं उसको अपनी साइकोलॉजी जो मैंने स्टडीज़ की है उसके थ्रू इसको एनालाइज़ करूँ, इस पे हाँ, हाँ, काम करूँ? बहुत मतलब मैं तो इनफैक्ट मुझे लगता है कई बार मैं ज़्यादा करती हूँ और मुझे डायरेक्टर्स मुझे बोलते हैं कि इतना मत सोच इतना इतना तो हमने नहीं सोचा किरदार लिखते हुए, तू इतना क्यों सोच रही है? तो मैं तो घुस जाती हूँ इसमें, तो मतलब एज़ अ स्टूडेंट मैं बाकायदा उसको अप्रोच करती हूँ। एक इमोशनल डिमांडिंग सीन को प्रिपरेशन करने के लिए आप क्या प्रोसेस करते हैं? इमोशनल डिमांडिंग सीन, यार ये मतलब जैसे स्क्रिप्ट में हाँ, रिक्वायरमेंट है कि आपको इसमें करेक्ट। ये इमोशन लिखाना है, लेकिन एक एक्टर
एक इंसान भी रहता है कि उसी समय वो इमोशन नहीं दिखा सकता या करेक्ट वो नहीं कर सकता, या मेरे को इसको एक आर्क देना है। हाँ तो जैसे आपका थिएटर का भी एक हाँ बैकग्राउंड रहा है, तो आप फिर उसको प्रिपरेशन कैसे करते हैं कि यहाँ पे मुझे इसको इस तरह का एक इमोशन लेके आना है, या तो फिर देखो हर जो भी आप कर रहे हो वो एक कोई ना कोई इमोशन तो है, चाहे वो हास्य इमोशन हो या क्रोध का इमोशन हो या कुछ भी करो ना, मतलब देयर सो मेनी इमोशंस दैट एज एक्टर्स हम दिखा ही रहे हैं। तो अबाउट जो ये आई थिंक व्हाट यू मीन कि बहुत इमोशनल सीन से आपका मतलब है या तो रोने वाला या या फिर गुस्सा वाला गुस्सा या वाला, या फिर अचानक बहुत से ज्यादा हंसने वाला, या फिर एकदम एक्सट्रीम लेवल पे जो हम करते हैं। हाँ तो करेक्ट इनमें से किसी भी इमोशन का एकदम एक्सट्रीम। एक्सट्रीमली। तो मुझे लगता है एक तो इट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप उस मोमेंट पे प्रेजेंट रहें, बिकॉज मोस्टली वो आपको ऑटोमेटिकली वो जो स्क्रिप्ट है और जब आप सेट पे हो, आपके को एक्टर्स हैं, आप सीन में हो, एक सेट है बना हुआ, तो वो अगर आप ट्रूली इन द मोमेंट हैं तो वो आपको इमोशन आएगा। मुझे ऐसा लगता है। ऑफ कोर्स उससे पहले प्रेपरेशन जाती है लाइनों की, इवन अंडरस्टैंडिंग की वहाँ तक कैसे पहुँचना है, बिकॉज बिकॉज आप अभी 5 मिनट पहले बाहर बैठ के सैंडविच खा रहे थे और सडनली अब आप सेट में आके, तो वो भी इमीडिएटली नहीं होगा। तो आपको वो अपने आप को टाइम देना है कि मैं कैसे मतलब उस माहौल में रहूं जो कैरेक्टर का माहौल है, नॉट बिकॉज सेट बहुत ज़्यादा एक शोर वाली जगह होती है, यू नो। तो आपको यू हैव टू बी एबल टू स्टे इन द मोमेंट इनफ कि आग कोई चिल्ला रहा है, कुछ शोर हो रहा है, कुछ लाइट गिर गई, कुछ हो गया, आपका जो वो ज़ेन है वो हिलना नहीं चाहिए। तो जो जैसे पहले के कुछ कलाकार हैं, काफी दिग्गज कलाकार, वो ये बोलते हैं कि नहीं, हम इन द मोमेंट खो जाते हैं, हुँ, तो आपको इन द मोमेंट ही रहना चाहिए। करेक्ट। तो उस चीज को फिर कैसे कंट्रोल किया जा सके कि अगर सेट पे यहाँ आवाज भी हो रही है, वहाँ कैमरा का भी, मार्क का भी ध्यान रखना है, और प्लस मेरा ये किरदार है कि मैं अब रोने वाला हूँ या हुँ। गिरने वाला हूँ, तो उस चीज को भी कैसे माइंड सेट पे ध्यान रखा जाए। तो एक तो जैसे मेडिटेशन बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से, एंड मेडिटेशन नॉट बहुत एक्टर्स को लगता है कि मेडिटेशन मतलब सीन में जाने से पहले मेडिटेशन, वो भी है, पर वो तब तक नहीं होगा अगर आप रोज मेडिटेट नहीं करते हैं, क्योंकि मेडिटेशन भी ऐसी चीज़ है लाइक एनी अदर एक्सरसाइज कि आप सडनली बैठेंगे तो नहीं होगा आपसे, आपको लगेगा अरे नहीं हो रहा है मुझसे, यू नो, मैं बहुत रेस्टलेस फील कर रही हूँ और मेरा मन नहीं बैठ रहा है, यू नो, ऑल ऑफ दैट। तो वो आपको हर दिन एक, चाहे आप 10 मिनट के लिए करो, 20 मिनट के लिए करो, लोग तो पता नहीं कितने घंटों भी करते हैं। तो वो एक आदत डालनी पड़ती है। उसके बाद फिर आप उसके बाद जब सेट पे जाने से पहले आप 5 मिनट भी करोगे तो इट विल बी इनफ, मुझे लगता है। बाकी एक फिजिकली भी थोड़ा आपको वार्म अप करना पड़ता है ताकि आपकी बॉडी लूज रहे, मतलब यू नो, अनलेस अनलेस आपका सीन ऐसा रिक्वायर करता है जहाँ पे आप एकदम स्टिफ हैं। तो क्योंकि ये भी होता है कई बार कैमरा में आने से पहले, नो मैटर आप कितना ट्राई करो, कई बार ऐसे होता है कि एक वो नर्वसनेस आ जाती है, एक स्टिफनेस, कॉन्शियसनेस आ जाती है, तो आप बॉडी आपकी ऑटोमेटिकली स्टिफ हो जाती है। तो आई थिंक वो एक जब आप बॉडी को लूज रखेंगे तो माइंड भी रिलैक्स रहता है, जब माइंड रिलैक्स रहता है तो बॉडी भी लूज रहती है। सो इट्स मतलब हाँ, आप कहाँ चाहे आप माइंड से स्टार्ट करो या बॉडी बॉडी से से स्टार्ट स्टार्ट करो, करो। वो रिजल्ट एक ही है। जैसे आपने थिएटर में भी काम किया, आपने जी। बताया, और थिएटर में एक अलग तरीके का एक्सप्रेशन और एक्टिंग हुँ, लगती है, और कैमरा में एक अलग तरीके की लगती है, जिसके हुँ, लिए आपको बहुत ज़्यादा जाना जाता है, सराहा जाता है। हुँ। तो वो कभी इंटरैक्ट ना कर जाए एक दूसरे से, उसके लिए आप क्या करते हैं कि नहीं, जब मैं स्टेज प्रेजेंस कर रही हूँ तो यहाँ की एक्टिंग मेरी कैमरा पे ना दिखने लगे, या कैमरा वाली सटलनेस मुझे स्टेज पे ना आ जाए। हाँ, तो मुझे एक्चुअली मोस्टली एक्टर्स स्टेज से स्टार्ट करते हैं और फिर वो कैमरा एक्टिंग करते हैं। मेरा उल्टा रहा है, क्योंकि मैंने कैमरा में पहले किया, फिर मैं स्टेज करने लगी। तो मुझे मेरी जो ट्रेनिंग रही है एक्टिंग में वो कैमरा वाली ही रही है। इनफैक्ट मुझे स्टेज हमेशा थोड़ा स्केरी लगता था, क्योंकि ये जैसे ये जो इमोशन आपने बोला ना, वो वाली बात कि एक एक्सट्रीम इमोशन पे इमोशन पे। पहुंचना, वो, और उस टाइम मैंने नया भी स्टार्ट किया था, तो इतनी नॉलेज अंडरस्टैंडिंग ही नहीं थी मुझे। ये तो आज की डेट में, मैं 2026 में बोल रही हूँ आपको, बट उस टाइम तो मुझे आइडिया नहीं था। तो मतलब ये जो जो जर्नी होती है कि आप नॉर्मल आए हो और आप एक सीन स्टार्ट कर रहे हो और फिर आप वो कंटिन्यूअस है ना, इसमें तो ब्रेक टेक टेक वगैरह नहीं है, कट नहीं हो रहा है, और आपको उस लेवल पर पहुंचना है इमोशनली। तो वो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था शुरू शुरू में। ऑफ कोर्स धीरे धीरे आदत पड़ी।
मैंने ऑन द जॉब काफ़ी कुछ सीखा और ये वो, तो एक पॉइंट पे मुझे लगता है, बट आज की डेट में भी मुझे मतलब अगर आप पूछेंगे मैं किस मीडियम में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, तो मैं बोलूँगी कैमरा, क्योंकि वो कैमरा मुझे मेरा मीडियम लगता है। मुझे अभी भी स्टेज पे जाने में मज़ा बहुत आता है, क्योंकि वो जो थ्रिल है ऑफ ऑडियंस रिस्पॉन्डिंग टू यू और लाइव, और वो वाला जो थ्रिल है ना, कि आप स्टेज पे जब आप होते हो, वो स्टेज एक्टर का मीडियम है और कैमरा डायरेक्टर का मीडियम है, तो वो वाला थ्रिल तो है फॉर श्योर, लेकिन उसी थ्रिल में डर भी लगता है, और इसीलिए वो इतना थ्रिल वाला भी है, तो या एक स्क्रिप्ट पढ़ते हुए सबसे पहले आप क्या चीज़ देखती है कि उसका कैरेक्टर्स और उसको उसको हाँ बोलने से पहले क्या प्रोसीजर रहता है आपका? तो पहले तो जब कोई कॉल करता है, तो वो खुद ही वो बता देते हैं कैरेक्टर के बारे में या ये वो, तो कुछ चीज़ें तो वहीं फ़िल्टर हो जाती हैं। फिर उसके बाद जब स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट, मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि स्क्रिप्ट एंटरटेन, मतलब कई बहुत अच्छी स्क्रिप्ट्स ऐसी होती है कि जो एकदम किताब की तरह पढ़ी जाती हैं। दे लाइक अ स्टोरी और रीडिंग, आप एक दिन में 2 रात में ख़त्म कर लिया आपने, तो वो मुझे वैसी कहानियाँ, मतलब दैट इन इटसेल्फ इज़ अ साइन कि बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है। तो अगर मज़ा आ रहा है पढ़ने में, तो दैट फॉर मी इज़ कि हाँ, मतलब ये एक वन चेक पॉइंट। फिर दूसरा चेक पॉइंट है कि मेरा जो कैरेक्टर है, जो मुझे किरदार बोल रहे हैं प्ले करने को, उसका कितना कंट्रीब्यूशन है कहानी में। क्योंकि अगर उसके बगैर भी कहानी आगे बढ़ रही है, तो दैट मीन्स उसका कुछ ज़्यादा ऐड नहीं कर रही है वो कहानी के लिए, सो देन वो वहाँ पे कैंसिल हो जाता है। बट हाँ, तो आई थिंक ये एक एक्सरसाइज है कि अगर आप उस किरदार को बाहर निकाल के देखते हो, तो क्या कहानी फिर भी आगे बढ़ती है या नहीं, तो दैट इज़ वन वे ऑफ लुकिंग एट इट। या जैसे धूम मचाओ धूम या आमरस के बाद आपने इतना दिग्गज लेवल पे काम करने के बाद फिर आपका एक स्ट्रगलिंग फेज़ भी आया कि आप इंडस्ट्री में काम ढूँढ रही हाँ, थी, वो कर रही थी। आप काफ़ी काम कर भी रही थी लेकिन वो एक हाँ, मतलब ऐसा हाँ, वो कभी एक नेम वैल्यू नहीं मिल पा रही थी। तो हाँ। उस चीज़ को आपने मोटिवेट कैसे रखा? नहीं, मतलब जहाँ छोटे-छोटे कुछ-कुछ काम मिल रहा था, व्हिच वाज़, मतलब हाँ, वो एक चॉइस भी थी, मतलब जैसे उस टाइम सिर्फ टीवी और फ़िल्म ही होते थे। तो एक पॉइंट के बाद मुझे लगा, क्योंकि मैंने टीवी के ऑडिशन भी दिए, लेकिन ऑडिशंस में भी उसकी स्क्रिप्ट और डायलॉग्स इतने, मतलब मुझे मज़ा नहीं आता था ऑडिशन देने में, तो इसलिए मैंने एक पॉइंट के बाद वो बंद भी कर दिया। मैंने कहा नहीं यार, ये मुझे मिल भी गया तो मैं नहीं करूँगी, सॉर्ट ऑफ अ थिंग। फिर आते भी थे कभी-कभी टीवी वाले, और फिर उसके बाद फ़िल्मों में ऐसे छोटे-छोटे कुछ-कुछ रोल्स किए। बट ऐसा, मतलब मैंने ना एक्चुअली राहुल बहुत मस्ती-मस्ती में आधी चीज़ें कर ली मैंने, क्योंकि मुझे इनफैक्ट मेरे घरवाले बोलते थे कि यार तुम इतनी चिल कैसे हो? तुम कुछ हम हेल्प करें, कुछ करें, क्या करना है? और मैं, मतलब मुझे था कि नहीं ठीक है यार, हो जाएगा, मतलब क्योंकि मैं जिन लोगों से मिलती थी, उनको मेरा काम अच्छा लगता था, वो मुझे बुलाते थे। फिर मतलब मेरा एक्सपीरियंस हमेशा अच्छा रहा है, तो मुझे हमेशा, इसीलिए मुझे हमेशा होप, ऑलवेज़ दैट होप वाज़ देयर कि यार हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, मतलब। तो अगर जब जैसे ऑडिशंस वगैरह में रिजेक्शंस को आप कैसे डील करती थी कि अगर पर्टिकुलरली इस सीन को आपने बहुत प्रिपेयर किया ऑडिशंस वगैरह में गए वहाँ पे फिर वो रिजेक्शन आ रहा है, तो उसको फिर आप कैसे लेते थे? मैं मैं दूसरे सामने वाले इंसान के ऊपर डाल देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हारा लॉस है अगर तुम, क्योंकि फिर इसके बाद ये मत बोलना कि है पिक्चर फ्लॉप हो गई, आजकल पिक्चरें क्यों नहीं चल रही हैं आजकल, क्योंकि भाई तुम्हारा, मतलब देख लो यार, तो इट वाज योर चॉइस, तुमने तो मेरा ये एटीट्यूड रहा है हर चीज़ को लेके लाइफ में, कि मतलब मैं अपनी तरफ से जो कर सकती हूँ वो मैं करती हूँ, मैं मेहनत करती हूँ, मैं अच्छा ऑडिशन अपनी तरफ से जो जितना बन सकता है देती हूँ। अगर कभी मुझे लगा कि नहीं, मेरा ऑडिशन किसी भी वजह से अच्छा नहीं गया, तो मैं एक और चांस, मैं उनको बोलूँगी कि नहीं, मुझे एक और ऑडिशन देने का मौका दीजिए और व्हाटएवर। कई बार वो मिलता है, कई बार नहीं मिलता, तो मिलता है तो और अच्छा परफॉर्म कर, मतलब तब आप कोशिश करते हो, तो हाँ, मतलब मुझे लगता है कि एक पॉइंट के बाद मुझे लगता था कि यार देख, तुम्हारा इट्स योर लॉस यार, देख लो। तो जैसे अगर जैसे आपने अभी इतने रोल्स किए हैं पहले स्टार्टिंग में कभी आपको ऐसा लगा कि आपको एक तरीके से टाइपकास्ट भी किया जा रहा है? कि आपको एक पर्टिकुलरली उसी रोल या जॉनर के हिसाब से ही आपको पोर्ट्रे किया जा रहा है? हाँ, वो तो मतलब वो इनफैक्ट आप किसी बड़े एक्टर से, सीनियर एक्टर से अगर आप बात करोगे, तो वो आपको यही बोलेंगे कि
यू नो कि इतनी स्टूपिड चीज़ है कि जब कोई एक्टर कोई एक कैरेक्टर इतना अच्छा करता है और वो पॉपुलर हो जाते हैं या लोगों को पसंद आता है उनका व्हाटएवर काम, तो उसके बाद ख़त्म है तुम्हारी लाइफ एज एन एक्टर, बिकॉज उसके बाद तुम्हें सिर्फ वही मिलता है, यू नो। तो इसलिए अच्छा मत परफॉर्म करो, बट ऑफ कोर्स ये मजाक में बोलते हैं। बट मुझे लगता है कि हाँ, जैसे मैंने जब नो वन किल जेसिका की थी तो उस टाइम मैं एक रिपोर्टर का कैरेक्टर प्ले कर रही थी और वो लोगों को बहुत पसंद आया था। उसके बाद मुझे सिर्फ रिपोर्टर के जर्नलिस्ट रिपोर्टर के कैरेक्टर आए। फिर एक मैंने वायरल वीडियो, एक मेरा वीडियो था जो वायरल हुआ था, कॉल्ड एवरी बॉम्बे गर्ल इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड उसके बाद फिर मुझे सिर्फ बबली अर्बन गर्ल्स के पार्ट आने लगे। फिर मैंने फिर कुछ किया, तो उसके बाद सिर्फ मुझे पंजाबी बबली, मतलब तो मैंने बहुत सोचा इन चीज़ों पे, क्योंकि मुझे लगा कि यार मुझे ये क्यों, मतलब क्या मेरी बोली ऐसी है जो लोगों को लग रहा है, क्या मेरा चेहरा ऐसा है लोगों को, मतलब या क्या मेरी एक्टिंग, कुछ बॉडी लैंग्वेज क्या है। तो ऑफ कोर्स चेहरा मैं बदल नहीं सकती हूँ, चेहरा जो है वो है, मतलब बदलना नहीं चाहती हूँ। और बॉडी लैंग्वेज, बोली, ये सब पे मैं काम कर सकती हूँ, तो उन पे मैं अगेन, लेकिन अब मुझे समझ पता नहीं था ना सामने वाले को चाहिए क्या, तो अब मैं क्या बदलूं, बदल के क्या बनूं यू नो। तो उस चीज़ को आपने मीन्स उस टाइपकास्ट को कैसे तोड़ा? उस बॉक्स को कैसे आप बाहर निकली? जब ऐसे रोल्स को आपको पर्टिकुलरली आपको तो वैसे जैसे स्क्रिप्ट बहुत बार मैं मना कर देती थी अगर कोई ऐसा रोल आता था, जैसे पिक्चर्स जो है, पिक्चर्स के टाइम भी यही हुआ था कि जो निधि बेस्ट थी, जो कास्टिंग डायरेक्टर थी पिक्चर्स की, उन्होंने मुझे एक कैरेक्टर के लिए तब मेरा वो वाला फेस चल रहा था जब लोग मुझे सिर्फ पंजाबी बबली कैरेक्टर्स के लिए बुलाते थे। तो उन्होंने भी मुझे एक ऐसे ही कैरेक्टर के लिए बुलाया, और वो कैमियो था उसमें। तो और मैंने, क्योंकि वो मेरी दोस्त थी, तो इसलिए मैं उनको सीधा मुंह पे बोल पाई। मैंने उनको बोला कि यार तू भी मुझे इसके लिए बुला रही है, यू नो, मैं एनीवे आई हैव स्टॉप्ड गिविंग, मैं ऐसे ऑडिशंस के लिए जाती नहीं हूँ अब, और तू मतलब मेरी दोस्त होके भी तू बुला रही है, तो ऐसे कैसे चलेगा। तो उसने बोला कि ठीक है, तू आ जा ऑडिशन पे और हम कुछ और वेरिएशन ट्राई कर लेंगे। हम ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बबली, क्योंकि प्रॉब्लम ना वो भी नहीं है राहुल, कि अगर मतलब आई एम ओके कि अगर कोई मुझे बबली कैरेक्टर हर बार दे रहा है, लेकिन आप मुझे कुछ अलग, बबली में भी तो हर बबली लड़की एक एक जैसी जैसे नहीं नहीं है होगा। ना यार, मतलब मतलब वेरिएंट्स उसमें और एक्सप्लोर बबली में करने के लिए भी भी बहुत वेरी मतलब वैरायटी टी हो हो सकती सकती है, है। या तो हर तरह के बबली होता है, हर तरह का गुस्से 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 वाली वाला भी हो होता सकती है, था। हर तरह की, मतलब एवरीथिंग कैन हैव होता है। ऐसा डिफरेंसेस, अगर आप अलाउ करो वो डिफरेंसेस। लेकिन उनको चाहिए भी वही होता था कि नहीं नहीं नहीं, आप वैसा कीजिए ना जैसा उसमें किया था। नकल में भी अकल की ज़रूरत पड़ती है, वो अकल की इस्तेमाल ना करके खाली उसी चीज़ को हाँ, लेके भड़के क्योंकि जाते थे। उनको पता है कि यार वो फॉर्मूला हिट हो हो गया है, गया, तो उसको टच मत मत करो, करो, एज ऐसा एज एज़ इट इट इज इज़ यहाँ पे रेप्लिकेट करके कर दो। डाल दो। तो उसने वही बोला मुझे, निधि ने, कि तू आ जा, हम अलग अलग वेरिएशन ट्राई करेंगे। मैंने कहा ठीक है चल। और हम वो कर रहे थे, और उस टाइम वो अमित गुलानी जो डायरेक्टर थे पिक्चर्स के, वो वहां से निकले और उन्होंने बोला यार इसको श्रेया के पार्ट के लिए ट्राई करते हैं, और फिर दैट्स हाउ पिक्चर्स मिल गया मुझे। सो एज़ अ जैसे अभी जो अपकमिंग एक्टर्स हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो इस चीज़ को कैसे करें जब उनको कास्टिंग डायरेक्टर्स या कोई प्रोडक्शन हाउस या ब्रांड्स उनको पर्टिकुलरली उस रोल के लिए ही टाइपकास्ट करने जा रहे होते हैं। हम्म। तो वो उस चीज़ से कैसे मना करें, उस चीज़ को नो कैसे करें? क्योंकि अगर वो नो करते हैं तो उनके अंदर एक डर आ जाता है कि आगे काम मिलेगा या नहीं, या ये लोग बुरा ना मान जाए। हम्म। तो उस चीज़ को वो कैसे खेल सकते हैं? हाँ, पहली बात तो ये जो चीज़ है, ये बुरा ना मान जाए लोग वाली बात, ये अब आई एम सॉरी टू ब्रेक इट टू एवरीवन, ये पूरी लाइफ लॉन्ग रहेगी आपके साथ, क्योंकि ये फील्ड ही ऐसा है कि आप, और यहाँ पे इतने मतलब इतने से ईगो लेके घूम रहे हैं लोग, तो उनका इतना फ्रैजाइल ईगो है कि कुछ भी हो सकता है। तो वो तो रहेगा आपके साथ। बट हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है कि थोड़ा, मतलब पहली बार तो आप कर लो, क्योंकि मतलब पहले एक दो बार आप करो, और और जितना हो सके, मतलब वही जैसा हमने बोला ना कि अगर मेरा बबली वाला है तो उसी में ही जितना हो सके आप चेंज कर पाओ। तो मैं कई बार ये कोशिश करती हूँ कि जैसे अगर मैं बबली, अगर कोई सामने वाला बोल भी रहा है कि नहीं वैसा ही चाहिए, तो मेरे हाथ में क्या है, मैं उसका लुक बदल सकती हूँ, मैं कुछ तो करूंगी ना, मतलब यार मैं, नहीं तो वो एज़ अ कैरेक्टर, एक्टर मैं खुद क्या कर सकता हूँ? खुद इसको इनपुट क्या दे हाँ, सकता अगर हूँ? वो मुझे एज एक्टिंग करते हुए भी नहीं अलाउ, तो आप जितना आपसे हो सके आप उसको अलग करो।
अगर मतलब यूजुअली मुझे ऐसा लगता है कि यूजुअली डायरेक्टर्स आर इंटेलिजेंट पीपल, तो आप उनसे बात कर वो उनसे आप कम्युनिकेट कर सकते हो, बात कर सकते हो, एंड वो मोस्टली अग्री कर लेंगे। तो एक बार उनसे ज़रा बैठ के बात करो, उनको बताओ कि ये है, इसको ऐसे ट्राई करें, ऐसे करें, ये वो तो हो जाता है फिर आई थिंक। पर्टिकुलरली कोई ऐसा रोल है, हर एक्टर की ज़िंदगी में एक ऐसा होता है कि मैं ये रोल निभाऊँ या ये किरदार निभाऊँ। हाँ, आपकी ज़िंदगी में ऐसा वो कोई रोल है जो आप निभाना चाहती हैं जो अभी तक आपके पास आया नहीं है? बहुत सारे बहुत सारे। मुझे एक तो एक डांस बेस्ड बायोपिक करने का बहुत मन है कि किसी किसी की ऐसी डांस बेस्ड बायोपिक जहाँ पे हाँ, मतलब एक कहानी ऑफ अ डांसर। फिर मुझे स्पोर्ट्स बेस्ड बायोपिक करने का भी बहुत शौक है कि अगर एंड प्रेफरेबली ऐसा स्पोर्ट जो मैं खेलती हूँ, या तो टेनिस हो या बास्केटबॉल, पिकल बॉल, कुछ मतलब वो अम, क्या ऐसा कोई नहीं है तो मैं सीख लूँगी। तो और क्या, और मुझे ऐसे वो जो ह्यूमन ह्यूमन इंटरैक्शन ड्रामा वो वाले जो होते हैं ना, रिलेशनशिप्स और वैसे वाली कहानियाँ मुझे बहुत पसंद है, तो वैसा भी अगर कुछ अच्छा लिखा हुआ आए तो। सो न्यूकमर एक्टर्स को ऐसा क्या मिसकंसेप्शन है इंडस्ट्री के बारे में कि उनको ये लगता है कि नहीं इंडस्ट्री ऐसा पर्टिकुलरली क्या मिसकंसेप्शन उसके माइंड में बैठा हुआ है जो सच नहीं है? एक तो मुझे लगता है कि हमको हम लोग कंफ्यूज करते हैं एक्टिंग, एक्टर और स्टार में, एक्टर और मॉडल में। तो ऑफ कोर्स आप अपने शरीर का ख्याल रखिए, ऑफ कोर्स आप अपनी स्किन लुक्स का ख्याल रखिए, ऑफ कोर्स, बट मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा क्राफ्ट पे हमें फोकस करना चाहिए, उससे ज़्यादा कि हम अपनी एक्टिंग को कैसे और बेहतरीन बना सकते हैं, उसमें उसमें हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। हम पिक्चरें भी जब देखते हैं तो हमें ऐसी पिक्चरें देखनी चाहिए कि जो जहाँ पे एक्टिंग अच्छी हो, रादर दैन जहाँ पे लोकेशन अच्छे हैं या कपड़े अच्छे हैं या गाने अच्छे हैं। वो सब मतलब वो वो एक्टिंग नहीं है मेरे हिसाब से। मतलब अगर वो भी ठीक है, ऑफ कोर्स यू कैन, वो ये सब बोनस चीज़ें हैं कि एक्टिंग तो मतलब बेसिक है ना, वो अच्छा होगा, उसके बाद फिर लोकेशन भी अच्छी लगेगी, उसके बाद कपड़े भी अच्छे लगेंगे, फिर बट अगर एक्टिंग ही खराब है तो कुछ फ़ायदा नहीं है मतलब ये सब देखना। हाँ, तो इस आप चूज़ करो आप क्या देख रहे हो। क्योंकि जो हम देखते हैं, जो हम पढ़ते हैं, वही हम अब्ज़ॉर्ब भी करते हैं सबकॉन्शियसली, तो आई थिंक वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि अच्छी चीज़ें देखें और पढ़ें। एक एक्टर को अपने नॉलेज को लेके कितना वो होना चाहिए कि उसको किस-किस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए? बिसाइड फॉर हिज एक्टिंग क्राफ्ट। हाँ, बिसाइड्स एक्टिंग नॉलेज से ज़्यादा मुझे लगता है एक्सपीरियंस। आपको लाइफ जीना बहुत ज़रूरी है, और लाइफ का हर पहलू, मतलब मुझे तो अच्छा लगता है अगर हार्ट ब्रेक हो, कि दैट मीन्स मेरे अंदर अभी भी है वो फील करने की क्षमता, और मेरे एंड वो मैं यूज़ करूँगी ना। फिर अगर मुझे पता ही नहीं कि हार्ट ब्रेक में क्या होता है, तो मैं वो कभी मुझे एक्टिंग करनी हो तो मैं बस सिर्फ स्क्रिप्ट में जो लिखा है वही कर पाऊँगी, उसमें कुछ अपना ऐड नहीं कर पाऊँगी। या अगर मेरे साथ मैंने बहुत करीबी से देखा है कि अगर किसी को मतलब ऐसी ऑफ कोर्स अब हर चीज़ में ये पॉसिबल नहीं है। मरने का सीन करना होगा तो हम तो कभी मरे नहीं ना, तो हमें नहीं पता। बट उस टाइम फिर आप कुछ और ढूँढोगे। बट आई एम सेइंग कि लाइफ़ को जीना बहुत 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 ज़रूरी ज़रूरी है। है। ऑल्सो क्योंकि जब हम कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं और कोई भी कैरेक्टर करते हैं, तो उसमें हमको इतनी जान लगा देनी पड़ती है, तो उसको फिर वापस भी भरना पड़ता है ना घड़े को, तो वो उसके लिए लाइफ जीना बहुत इम्पोर्टेंट है मुझे लगता है। तो और एक्सपीरियंस करो सब चीज़ें, मतलब हाँ, दिल से। आपने जैसे कहा था कि 4 मोर शॉट से पहले आपको कोई सीरियसली नहीं लेता। मैंने कभी मतलब ऐसा नहीं आपकी कहा। एक्टिंग को इतना सराहा नहीं गया नहीं, नहीं, है। नहीं, मेरा पिक्चर्स से हुआ, पिक्चर्स अच्छा, से पहले पिक्चर्स से पहले। हाँ, पिक्चर्स से पहले, करेक्ट। पिक्चर्स से पहले सराहा नहीं गया। हाँ, उतना मतलब मतलब रिकॉग्नाइज़ेशन नहीं मिल पाया या वो नहीं मिल पाया। तो इसके पीछे एक कारण क्या होता था? नहीं, मुझे लगता है पिक्चर से पहले सराहा गया, पर एक ही तरह की एक्टिंग को सराहा गया। पिक्चर्स और उनको लगा कि हाँ ठीक है, ये तो मतलब क्यूट लड़की है, एक स्वीट फिर सी वही है। वो टाइपकास्ट के लेवल पे ही आ हाँ, जाता करेक्ट, था कि था। और वो मतलब सीरियसली नहीं लिया ले गया। गया। तो आई एम नॉट सेइंग, मतलब अच्छा लगता था बट सीरियसली सीरियसली नहीं। नहीं लिया गया था। फिर जब पिक्चर्स हुआ तब लोगों को लगा, ओ
ये तो एक्टिंग भी कर सकती है शायद। तो फिर वहाँ से ये इंडस्ट्री में, विद इन द इंडस्ट्री ये एक हुआ कि अच्छा शायद ये एक्टिंग कर लेती है। और उसके बाद फिर ट्रिपलिंग आया, और ट्रिपलिंग से और ज़्यादा विद इन द इंडस्ट्री वो फैला कि ओह अच्छा, फिर मुझे और कॉल्स आए ये सब। फिर जब फोर मोर शॉट्स आया तो मास ऑडियंस वहाँ से आई, वही। तो या फिर वो उसने विद काफ़ी इन द कुछ चेंज इंडस्ट्री तो उससे पहले आ चुका चुका था। था, हाँ, लेकिन ऑडियंस की तरफ से वहाँ से और ज़्यादा ऑडियंस की तरफ सराहना से वहाँ आया से आई, वो आया। करेक्ट। आपने काफ़ी इंडिपेंडेंट वुमेन का रोल प्ले किया हुआ है। आप खुद एक साइकोलॉजी की स्टूडेंट हैं, आप इंडिपेंडेंट वुमेन्स को पोर्ट्रे भी करते हैं। तो आपका डेफिनिशन क्या है फॉर इंडिपेंडेंट वुमेन? या जहाँ पे आप चॉइस कर पाओ, बस यही है। मतलब इंडिपेंडेंट मैन या वुमन दोनों का मतलब इंडिपेंडेंट मैन हम बोलते नहीं है, क्योंकि आदमियों को चॉइस होती है हमेशा। लड़कियों को चॉइस नहीं दी जाती, बिकॉज उनके डिसीजंस कोई और लेता है। वो क्या पढ़ेगी, क्या कपड़े पहनेगी, कितने बजे घर आएगी, किसके साथ घूमेगी, कब शादी करेगी, करेगी कि नहीं करेगी, ये सब कोई और उसके लिए डिसाइड करता है। तो आई थिंक इंडिपेंडेंट का मीनिंग फॉर अ वुमन इज जहाँ पे वो अपनी चॉइसेस खुद ले पाए। सब कहता जब है। आपने फोमो शॉट में रोल किया, जिस हिसाब से आपने अपने आप को पोर्ट्रे किया एक इंडिपेंडेंट तो उसका कुछ बैकलैश आपको मतलब सोशल मीडिया पे वैसा कुछ आया कभी? मुझे पर्सनली नहीं आया। शो को ज़रूर आया था पहले पहले सीजन में, क्योंकि शायद वो यही लोग थे जिनको लगता है कि फेमिनिज्म गलत है। तो उनको लगा कि यार ये लड़कियां लड़कियां ऐसे रोल कैसे कर रही हैं, ये तो इससे लड़के पहले जब करते हैं। लड़के भी ऐसे रोल करते थे तब लोगों ने ऑब्जेक्शन नहीं करेक्ट, उठाया। जब करेक्ट। आप लोगों ने किया तो फिर उन लोगों को लगने लगा कि क्यों कर रहे कि हैं? लड़कियां क्यों करें, हाँ। तो उनको तब उनको लगा कि हमारी सभ्यता खतरे में है। तो लेकिन उससे पहले नहीं लगा। तो मतलब ये जेन्युइनली सवाल उनसे पूछना चाहिए, तो मुझसे तो नहीं। पर हाँ, मुझे तो इनफैक्ट बहुत प्यार मिला फॉर मोर शॉट्स। और बहुत सारी लड़कियों से प्यार मिला, विच आई थॉट वाज, मतलब लड़कों से भी मिला। पर और क्योंकि बहुत सारी लड़कियों ने आके बोला कि हमें बहुत अच्छा लगा टू सी समवन लाइक यू, मतलब जो हमारे जैसी है। हम भी ऐसी अपने दोस्तों से बातें करते हैं। हम भी मतलब मैं अपने ग्रुप की सिद्धि हूँ, मैं अपनी ग्रुप की अंजना हूँ, मैं अपने ग्रुप की, सबका ऐसा वो था। तो वो सुन के बहुत अच्छा लगता है कि मतलब एक औरतों को एक वो दे पा रहे हैं। एंड मेन ऑल्सो, बहुत सारे आदमियों को भी, मतलब लड़कों और आदमियों को भी अच्छा लगा। अ, तो अगर जैसे ट्रोल और इसकी बात की जाए तो ट्रोल और इन सब को कैसे हैंडल किया जाए जब आपको इंस्टाग्राम पे या हाँ। सोशल मीडिया पे ट्रोल किया जा रहा है या आपको बैकलैश किया जाता है, तो इन सब को कैसे हैंडल किया जाए? यार, एक तो पहली ही कोई ऐसी कभी चीज़ मत करो जो आप डिफेंड ना कर पाओ, सबसे पहली चीज़। तो वो उसके बाद अगर आप उस चीज़ पे आ गए हो जहाँ पे आपको डिफेंड करना पड़ रहा है, तो अगर वो ऐसी चीज़ है जिसको आप डिफेंड कर सकते हो, तो आपको डिफेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी लोग बोलेंगे व्हाटएवर। आपको ये याद रखना है कि ये लोगों का ओपिनियन है, ये सच्चाई नहीं है। अम, हमारे आई थिंक 4 बिलियन की पॉपुलेशन है ना? ऑलमोस्ट। तो 4 बिलियन ओपिनियंस हैं। तो अब वो आपकी चॉइस है कि दिन में 24 घंटे होते हैं। आपको उन 24 घंटे में आपको क्या 4 बिलियन लोगों के क्या ओपिनियन है, वो उस पे ध्यान देना है, या अपने काम पे, अपनी एक्सरसाइज, अपना क्राफ्ट, अपने मम्मी पापा, भाई बहन, मतलब अपनी फैमिली, दोस्त, इन पे ध्यान देना है। तो वो ऑफ कोर्स बहुत इजी है बोलना, और वो तब बोला जाता है जब आप उस तूफान को क्रॉस कर लेते हो। बट व्हेन यू आर इन द स्टॉर्म, तो तब नहीं लगता है वो। तो तब आई थिंक, लेकिन वही अपने आप को याद दिलाना पड़ेगा बार बार कि ये ओपिनियन है, और ये हर चीज़ के लिए है कि क्योंकि अब हम ओपिनियन भी फॉर्म करते हैं बाकी लोगों के ओपिनियन से। हम अगर कुछ इंसिडेंट होता है, तो मैं जाके इंसिडेंट के बारे में नहीं पढ़ूंगी, मैं जाके पढ़ूंगी कि तूने क्या बोला इंसिडेंट के बारे में। और फिर उस हिसाब से मैं अपना ओपिनियन फॉर्म करूंगी कि ओ, इसने बोला है ये खराब है तो ये खराब होगा, इसने बोला है ये सही है तो ये सही होगा। तो हमने वो सोर्स पे जाना छोड़ दिया है। तो आई थिंक वो एक हमें वापस करना पड़ेगा। बाकी जितना कम हो सके सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड करो, बाकी चीज़ों में अपना कंटेंट डालो, अपना वो सब करो। अच्छी चीज़ों पे फोकस करो, बिकॉज हर मतलब हर एक बुरे कमेंट पे 9 अच्छे कमेंट भी आते हैं।
तो नौ उन अच्छे कमेंट पे फोकस करो। अगेन इजियर सेड देन डन, क्योंकि याद तो वही रहता है ना वो एक कमेंट जो खराब था। हाँ, और दूसरा एक और चीज़ है कि ये याद रखो कि यार ये आधे टाइम तो ये लोग अटेंशन के लिए कर रहे होते हैं, ये जो कमेंट करते हैं ना नेगेटिव, क्योंकि आप जहाँ उस पे रिस्पॉन्ड करोगे ना वो कहते हैं अरे मैम बिग फैन बिग फैन, तब आपको पता लग जाता है कि अरे यार क्या कर रहा है ये। जैसे मैं एक बार भिड़ गई थी एक इंसान से, उसने ओह! कुछ तो लिखा था और मैंने उससे वापस जवाब दिया उसको, उसने बोला आई कांट बिलीव यू हैव कमेंटेड, थैंक यू सो मच। और मैंने कहा अरे यार मैं तो झगड़ने के लिए रेडी थी, मैं तो अपना पूरा औजार लेके खड़ी थी यहाँ पे, और तू मतलब ये क्या है यार। तो मैं तो डिसअपॉइंट हो गई उससे तो। तो जैसे हम सोशल मीडिया की तरफ आ रहे हैं, एक्टर्स आज के डेट में सोशल मीडिया का क्या योगदान हो गया एक्टर की ज़िंदगी पे? अम, देखो अच्छी बात, मतलब बहुत अच्छा, मेरे हिसाब से सोशल मीडिया बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि उसको अब वो एक डेमोक्रेसी आ गई है कि अभी हमें आके पहली बात तो आप कहीं भी हो, आपको बॉम्बे आने की ज़रूरत नहीं है अपना ऑडिशन भेजने के लिए, ठीक है? आप अपना कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, आप डिफरेंट कास्टिंग डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स उनको ढूँढ के मैसेज कर सकते हैं और ये वो। अम, बाकी लॉट ऑफ टाइम्स अगर आपका कंटेंट चल गया, अगर आप कुछ कंटेंट रेगुलरली क्रिएट कर रहे हो, वो चल गया तो वो खुद ही आपके पास आएँगे, आपको भी जाने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद आएँगे आपके पास। तो आई थिंक दैट वे इट्स वेरी गुड। अम, और ये भी है कि जो लोग आते भी हैं बॉम्बे, क्योंकि बहुत बार ये होता है कि हमें कुछ काम करना पड़ता है ताकि रेंट भर पाएँ, हुँ। ताकि जो भी डे टू डे एक्सपेंसेस हैं हम उसका ख्याल रख पाएँ। तो वो आप सोशल मीडिया पे अगर आपकी एक थोड़ी-सी अच्छी डिसेंट फॉलोइंग है, तो आप ब्रांड्स के थ्रू या जो बाकी स्पॉन्सर्ड कंटेंट के थ्रू आप वो एक बेसिक कमा सकते हो। तो आपको एक्टिंग का काम आप चूज़ कर सकते हो, तब आपको डेस्परेशन में काम चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब आई थिंक बहुत अच्छी-सी चीज़ें हैं अबाउट सोशल मीडिया। व्हाट माइट बी बैड अबाउट सोशल मीडिया इज़ कि मतलब अब हम लोगों को और उनके टैलेंट को सिर्फ़ उनके नंबर्स पे जज कर रहे हैं। मतलब आप मेरे लिए 1 मिलियन, ये 2 मिलियन, ये हाँ, ये अभी मैं इसी पे आ रहा 500 था के, कि ये काफ़ी ऑडिशंस पे ये होने लग गया कि आपके फॉलोअर्स कितने हैं, हाँ, आपके व्यूज़ कितने आने लगे हैं। हाँ। तो वो भी एक एक्टर को फिर एक थोड़ा डिमोटिवेट की तरफ ले जाता है। हाँ, करेक्ट। तो हाँ, क्या कर सकते हैं ये है, तब कैपिटलिस्ट दुनिया है तो जी रहे हैं हम। अगर हम ऑडिशंस की बात की जाए तो जैसे आपने भी बताया कि कास्टिंग काउच के लिए आपको भी मतलब कॉल किया गया था कि वो हुआ था, तो उस चीज़ को कैसे हैंडल किया जा सकता है? उस चीज़ से कैसे सेफ हुआ जा सकता है? हाँ, तो उसमें जैसे मैंने ही अपने लिए जो रूल्स बनाए थे मैं वही बता सकती हूँ। कि एक ये रूल है जो मैं सब लड़की लड़कों को बोलूँगी कि अम आप एक न्यूट्रल जगह पे मिलिए। पहली बार जब आप किसी से मिल रहे हैं तो अगर कोई कह रहा है आपको कि मैं, अगर कोई अननोन है, ऑफ कोर्स कोई नोन पॉपुलर कोई इंसान है तो मोस्टली आप यू कैन बी अश्योर्ड कि कुछ गलत हुँ। नहीं होगा व्हाटएवर। तो उनसे आप बाहर में किसी कैफ़े में मिलिए, रेस्टोरेंट में मिलिए, पार्क में मिलिए, मतलब कैसा पब्लिक न्यूट्रल स्पेस में मिलिए। अगर आपको ऑफ़िस जाना है व्हिच इज़ फाइन, वो भी हो सकता है, तो या तो आप दिन के टाइम में जाइए, जो ऑफ़िस आवर्स होते हैं उसी टाइम में। अगर कोई आपको उसके बाहर बुला रहा है, बिकॉज़ कई बार वो जेन्युइन भी हो सकता है, कोई जेन्युइनली बिज़ी हो सकता है, उनके पास टाइम ही 7 बजे के उसके बाद है। बाद लेक तो आप किसी को साथ लेके जाइए, समवन यू ट्रस्ट, उनको साथ लेके जाइए। ये कुछ चीज़ें हैं। बाकी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको थोड़ा-सा भी गट में लग रहा है कि यार कुछ शेडी है, तो या तो आप हमेशा किसी को साथ लेके जाइए, या फिर आप मतलब बिकॉज़ मोस्टली गट सही होता है। मतलब हमारा गट मोस्टली हमें मतलब इट्स कॉल्ड द सेकंड जी, ब्रेन जी, ना, जी। तो वो बताता है हमें। आपकी रिसेंटली एक फ़िल्म आई है हीर सारा, जी, जो 12 जून को रिलीज़ रिलीज़ हुई है। थी। तो उसको आपने कैसे चुना उस स्क्रिप्ट को? उसमें आप कैसे इन्वॉल्व हुई? तो उसमें जो राइटर है फ़िल्म के मनोज, वो मेरे दोस्त हैं। तो वो लिख रहे थे जब कहानी, तो उन्होंने मुझे बोला कि हम एक फ़िल्म लिख रहे हैं, मैं और एक और जो डायरेक्टर थे कार्तिक, उसको भी मैं जानती थी बट बहुत अच्छे से नहीं। तो उसने बोला मैं और कार्तिक की फ़िल्म लिख रहे हैं और हम वो बना रहे हैं, तो उसमें हमने एक कैरेक्टर तुझे सोच के लिखा है, तो क्या तू इंटरेस्टेड होगी? मैंने कहा हाँ, ऑफ़ कोर्स मैं क्यों नहीं होंगी? तो उन्होंने बोला ठीक है, हम तुझे स्क्रिप्ट भेजते हैं, अभी पूरी अच्छे से लिखी नहीं गई है, वर्क इन प्रोग्रेस है, तो तू पढ़ ले एक बार।
तो मैंने फिर वो जब स्क्रिप्ट पढ़ी तो यूजुअली उन्होंने मुझे एक वन लाइनर दे दिया था कि 2 लड़कियों की कहानी है जो एक बाइक ट्रिप करती हैं फ्रॉम इंदौर टू पौंडीचेरी। तो मुझे ऑब्वियसली वो एक वन लाइनर के तहत बहुत इंटरेस्टिंग लगा। तो मैंने उनको तब यही बोला कि मुझे स्क्रिप्ट भेजो यार अगर अच्छी है तो। उन्होंने उन्होंने बोला हाँ रेडी तो है, तू एक बार पढ़ ले। और उस टाइम ना क्या हो रहा था मेरे साथ कि उस टाइम नहीं, मतलब ये इन जनरल मुझे लगता है कई बार होता है कि अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स ना उनकी जो वन लाइनर होता है या एक जो प्लॉट होता है, प्लॉट पॉइंट, वो बहुत अच्छा होता है। फिर स्क्रिप्ट लिखने में, डायलॉग लिखने में कहीं कुछ मतलब वो खो जाता है कहीं पे। तो मैंने कहा मुझे स्क्रिप्ट भेज। मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी और मुझे डायलॉग्स बहुत पसंद आए, मुझे डायलॉग्स बहुत फ़नी लगे। मुझे लगा हाँ, ये आज के जो लोग हैं, जिस तरह लोग आज की लड़कियाँ 2 को कैसे बात करेंगी, वो किन उनके क्या इश्यूज़ होंगे, उनकी क्या किस तरह का मतलब किस तरह की सोच होगी, वो मुझे लगा कि वो बहुत उन्होंने दे वर एबल टू कैप्चर दैट। तो उस फिर मुझे लगा कि हाँ यार ये करते हैं आगे। तो उन्होंने बोला कि हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक है। फिर हाँ, उस तरह से मैं उस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हुई। फिर बातें आगे बढ़ी, फिर पत्रा आई, फिर हमने और मैं पत्रा को भी पहले से जानती थी। मैंने कहा अरे वेरी नाइस, ये तो मज़ा आएगा करने में। तो हमने फिर फ़िल्म स्टार्ट की, शूट किया, तो मज़ा आया। जैसे इसके आपके कैरेक्टर को काफ़ी सराहा गया है, जी। काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ और वो दिए गए हैं। पर्टिकुलरली ऐसा इस कैरेक्टर को पकड़ने के लिए आपने क्या प्रिपरेशंस किया कि मैं इस किरदार में घुस सकूँ? तो इसमें मुझे एक तो मुझे जो एक बहुत अच्छी चीज़ लगती है करने में, मज़ा आता है कि हर जगह का जो एक वो बोली वो होती है ना कि क्या नुआंसेस होते हैं होते हर हैं। जगह की। जैसे अब अगर मैं हिंदी में भी बात करूँ तो दिल्ली की हिंदी और हिंदी और मुंबई मुंबई की की हिंदी हिंदी में में बहुत बहुत डिफरेंस डिफरेंसेस है। हैं। तो वो कैसे लाना है तो क्योंकि उन छोटी-छोटी चीज़ों से मुझे लगता है वो कैरेक्टर लिव्ड इन लगता है। नहीं तो एक्टिंग तो मोस्टली हम एक लेवल पे आके सीख जाते हैं। हम एनीवे हमने ऑडिशन दिया, ये दिया, वो दिया तो ऑब्वियसली वो फ़िल्टर हो गया है। एक बेसिक लेवल ऑफ एक्टिंग तो कर ही लेते हैं। बट उसको थोड़ा कैसे और मज़ेदार बनाया जाए, इंटरेस्टिंग बनाया जाए। तो बहुत सारी ऐसी वो दैट वाज़ वन थिंग जो मैंने किया कि ये इंदौर की लड़की है और ये पंजाबी थी। तो मुझे था इसको पंजाबी रखते हुए लेकिन कितना पंजाबी मतलब घर पे पंजाबी है, हुँ। पेरेंट्स पंजाबी है पर ये बॉर्न एंड ब्रॉट अप इंदौर की है, तो उसका कितना असर होगा। घर पे ये छोटी बेटी है और बहुत लाडली है, तो उसका क्या असर होगा इसकी पर्सनैलिटी पे। ये यहाँ पे आती है साइकोलॉजी, ये सब कि बर्थ ऑर्डर की घर का छोटा बच्चा और घर का बड़ा बड़ा बच्चा बच्चे में में क्या 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 डिफरेंस है, डिफरेंस आएगा? मंझले बच्चे बच्चे में में क्या क्या डिफरेंस डिफरेंस है? है, बड़ी लड़की हो या छोटी लड़की हो, बड़ा भाई हो या छोटी, मतलब उसमें क्या डिफरेंस है। और वही सेम मतलब अगर मैं घर की छोटी हूँ, लेकिन मैं दिल्ली में पली बड़ी हूँ, विल बी डिफरेंट अगर मैं घर इंदौर जैसे शहर में पली बड़ी हूँ। अगर मैं तो वो सब उन सब चीज़ों का क्या असर पड़ता है कपड़ों पे, किस तरह से वो चलेगी, किस तरह की कितना उसको छूट दी गई है अपने इमोशन एक्सप्रेस करने की, तो वो क्या वो एकदम लाउड इंसान है क्योंकि जब आपको छूट दी जाती है तब आप लाउड होते हो, और आप जब पैम्पर्ड होते हो तब आप लाउड हो क्योंकि आप एंटाइटल्ड हो। आपको आप थोड़ा-सा रो लोगे और आपको 5 लोग आके आपको सराह लेंगे, मतलब। तो तो वो सब लाइक देन दैट्स वेयर द साइकोलॉजी कम्स इन कि इन सब चीज़ों को दिखाना। एक होता है इन सब का नॉलेज, ये आपने बिल्ड कर दिया, पेपर पे लिख लिया। फिर अब इसको कैसे आप स्क्रीन पे दिखाओ, तो वो आपको देन डायरेक्टर के साथ बैठ के बात करनी पड़ती है, इनके साथ, क्योंकि ये भी ना हो ना डायरेक्टर सबको एक साथ वील ऑल हैव टू बी ऑन द सेम पेज। पता चला आप अपना अलग अपने सोच रहे हो, वो अपने कुछ अलग सोच के उन्होंने उनके दिमाग में कुछ और है, कैमरा ही नहीं है आपके ऊपर और आप अपनी ऑस्कर विनिंग एक्टिंग कर रहे हो यहाँ पे। तो हाँ। तो ये एक महज़ इत्तेफ़ाक है कि आप ट्रिपलिंग में हैं, वो एक जर्नी की स्टोरी है, हाँ, वो हाँ, हाँ। मोमो शॉर्ट्स पे है, फिर इसमें है। हाँ। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये महज़ इत्तेफ़ाक है कि आप चूज़ ऐसा कर रहे हैं? ये क्या नहीं, हो नहीं। रहा है? अगर देखा जाए तो तीनों एक कमिंग ऑफ एज टाइप की कहानियाँ हैं, और कमिंग ऑफ एज फ़िल्म्स में एक टूल जो ईज़िली यूज़ किया जा सकता है ये जर्नी जर्नी। का, रोड ट्रिप, बिकॉज़ जर्नी एक फ़िज़िकल जर्नी है और एक मेटाफ़ोरिकल जर्नी है कैरेक्टर की। तो आई थिंक
मतलब आई एम ओके, मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं है क्योंकि मुझे बहुत पसंद है ट्रैवल करना। तो मुझे ट्रैवल करने को मिलता है मिलता है, और एक कहानी में भी, एक किरदार में भी एक जर्नी का मौका मिलता है जहाँ से आप स्टार्ट करते हो टू। तो ऐसी जर्नी फ़िल्म्स करने के बाद आपकी मतलब पर्सनल लाइफ़ में जर्नी का कुछ नज़रिया बदला है? हाँ, मुझे जैसे ना एक चीज़, जब हम फ़िल्म या किसी प्रोजेक्ट की वजह से ट्रैवल करते हैं, तो अक्सर हम टूरिस्टी जगह पे नहीं जाते ना, क्योंकि वहाँ पे शूट करना ज़्यादा थोड़ा टफ हो जाता है। तो वो यूजुअली हम ऐसी जगहों पे जाते हैं जो ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं की गई हों, जो तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आई थिंक अगर अगर मैं इसके बारे में सोचूँ, तो मेबी इसमें जब रियल में भी ट्रैवल करती हूँ, तो मुझे टूरिस्टी जगह पे जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे पसंद है कि मैं एक कोई ऐसा कोई ढूँढ लूँ, कि मुझे जेम मिला हो, वहाँ पे मैंने एक, पता है मैं जा रही थी और मैंने सोचा ये गली कहाँ जाती है, और मैं चली गई उस गली में और मुझे ये मिला वहाँ पे, दैट इज़ सो कूल। मतलब मुझे उसमें वो कहानियों में ज़्यादा मज़ा आता है, इवन ऑन ट्रैवल, कि तो मेरे लिए ट्रैवल इज़ ए बहाना ऑफ फाइंडिंग स्टोरीज़ की, या मेकिंग स्टोरी। मैं शॉपिंग भी करती हूँ, मेरे मतलब दोस्त भी बोलते हैं, मेरा पार्टनर भी बोलता है कि जैसे मुझे कहानी चाहिए कपड़ों में भी। मतलब मैं बस जाके मॉल में एक ब्रांड से जाके कुछ लेना मुझे उतना पसंद नहीं है व्हेन आई एम ऑन अ ट्रिप, मतलब जब मैं ट्रैवल कर रही हूँ। मुझे चाहिए कि मैं अब वापस आके बोल पाऊँ कि यार ये याद है मैंने वहाँ लिया था, ब्राज़ील में हम एक मार्केट में घूम रहे थे और एक आंटी थी बूढ़ी-सी, मतलब कुछ तो कहानी उसके आस-पास होनी चाहिए। तो हाँ, मतलब आई थिंक कहानियाँ मैं ढूँढती हूँ ट्रैवल करते टाइम। थैंक यू मानिए थैंक यू फॉर राहुल। बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस। आपने अपनी जर्नी, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया फॉर अपकमिंग एक्टर्स एंड फिल्म मेकर्स कि वो किस तरीके से इसको परस्यू कर सकते हैं। थैंक यू फॉर और गिविंग योर मैं टाइम। बस ये बोलूँगी यार कि एक तो हमको सोशल मीडिया पे डालो अपना जितना काम डाल सकते हो, और कभी मत सोचो कि कोई और ऑप्शन नहीं है। हमेशा लाइफ में ऑप्शन है। क्योंकि अब अभी अभी आजकल हम इतना सुन रहे हैं ना यार, ये नीट स्टूडेंट्स का जो सुसाइड वगैरह का, तो मुझे लगता है कि प्लीज़, एक तो कभी भी आप घर से भी भाग के आए हो ना, तब भी आपके पास ऑप्शन है। तो और हाँ, मम्मी पापा से हमेशा एक कम्युनिकेशन का चैनल खुला रखो, बिकॉज़ वो भी एक है, पता है, हम आई थिंक मैं बोलना चाहूँगी कि हमारे पेरेंट्स हमेशा अच्छा ही चाहते हैं हमारे लिए। उनको लगता है कि ये खराब इंडस्ट्री है, तो इसीलिए वो आने नहीं देते। अदरवाइज़ वो ऐसा नहीं है कि वो नहीं चाहते कि तुम अपना पैशन फ़ॉलो करो। तो उनसे बात करो, और अब तो इंडस्ट्री भी काफ़ी साफ़ हो गई है मेरे हिसाब, बट अगेन आपने जो बोला मुझे नहीं पता अभी। तो हाँ, ऑल द बेस्ट।